वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से बात करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बच्चों इसको हिंदी में निवेश का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं और इस थ्योरी को डेवलप करने का काम किया था GW जेडनसन ने और उसके बाद उनके अनुयायियों ने भी इसी थ्योरी को आगे डेवलप किया। तो बच्चों थ्योरी शुरू करने से पहले आप बच्चों को मैं बता देता हूं कि जो थ्योरी है इस पे हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको इक्वेशन के थ्रू बताएंगे किस तरीके से ये थ्योरी कहती है कि जो हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। अगली जो वीडियो है उसको हम बच्चों आपको बनाएंगे डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों वो वाली वीडियो तो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेगी। तो अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद आप जो कोर्स है वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जिसमें हमने यूजी और पीजी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स हमारे पास है, पीजीडी के कोर्सेज हमारे पास हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के कोर्स हमारे पास है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से अपना कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये थ्योरी जो है ये डिटरमाइन करती है कि बिक्स जो हमारा बिजनेस जो फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो कितना अमाउंट में होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात करनी है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो 2 हिस्से होते हैं उसके। एक तो होता है फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री को भी हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में ही शामिल करते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है ये इन्वेंट्री पर फोकस नहीं करती है बल्कि जो हमारी बिल्डिंग है, प्लांट है या मशीनरी है उनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करती है। यानी कि एक देश के लिए या एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जिस तरीके से डिसाइड किया जाता है फर्म, उसी तरीके से एक पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो डिजायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसको ये थ्योरी जानने की कोशिश करती है, ठीक है बच्चों। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि 2 चीजें हैं। देखिए ये थ्योरी भी मार्जिनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि जैसे MC=MR है उसी में एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, या आप कह सकते हैं उसी तरीके से ये भी उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और यहाँ पे 2 फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना कैपिटल होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, यानी कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए उसको 2 चीज़ डिसाइड करती है। सबसे पहला होता है नंबर 1 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूंजी की सीमांत उत्पादकता MPK, ठीक है। दूसरा होता है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा। देखिए उनकी ये थ्योरी कहती है कि एक फर्म को अपना जो इन्वेस्टमेंट है या एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो तब तक रहेगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और यूजर कॉस्ट या रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बराबर ना हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों के बारे में आप बच्चों से डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, और फिर मैं बता दूंगा कि दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा और बराबर नहीं होंगे तब क्या होगा, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों थ्योरिकली मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आप अपने लेबर को फिक्स मान लेते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को फिक्स मान लेते हैं और पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो जैसे आप कैपिटल की मात्रा को बढ़ाते हो आपके टोटल आउटपुट में जो वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि MPK। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पे भी लागू होता है, यानी कि जैसे जैसे आप लेबर को कांस्टेंट रखकर और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखकर आप कैपिटल की मात्रा को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप कैपिटल की मात्रा को बढ़ाओगे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो डिमिनिशिंग करता रहेगा, यानी कि फॉल करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होती है। दूसरा होता है बच्चों किसी भी कैपिटल को लगाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट है ये डिसाइड करती है सबसे पहला जो है वो रेंटल कॉस्ट किस पे डिसाइड करती है, नंबर 1 प्राइस ऑफ कैपिटल पे। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये बच्चों R का मतलब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। I का मतलब है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और R पाई का मतलब यहाँ पे है हमारा इन्फ्लेशन रेट से।
और तीसरा जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसीज होती हैं वो भी डिटरमाइन करती हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बारे में भी बच्चों हम आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि रेंटल कॉस्ट क्या होता है। ओके जी, चलिए मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक मशीन खरीदी, और मशीन को खरीदने से मुझे कितना आउटपुट होगा। मान लीजिए मशीन की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो 5, मान लीजिए चलिए मैं क्या करता हूँ, कार खरीदता हूँ, और कार खरीदा इसका पर्पज ये है कि मैं कार में ओला या उबर में लगाकर उससे इनकम अर्न करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे कार खरीदनी चाहिए, तो किस बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो डिपेंड करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी तो मैंने क्या किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, कार पर, और साथ ही साथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, लेकिन जो महंगाई की दर है वो 6% है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो रेट ऑफ, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कार है वो हर साल 6% की रेट से बढ़ जाएगी, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक गुड्स का ले रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि आज जो कार 5 लाख की है वो 6% बढ़ जाएगी, यानी 30,000 रुपये बढ़ जाएगी अगले साल। और अगर मैं लोन लेता हूं बैंक से तो 10% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल में है, एक्चुअल जो रियल इंटरेस्ट है वो केवल 4% रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा हमने एक फार्मूले में लिखा हुआ है कॉस्ट निकालने के लिए, ये हमारा रियल इंटरेस्ट है, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन। इसके अलावा बच्चों जो मशीन है वो डेप्रिशिएट भी करेगी, तो डेप्रिशिएशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी लिख लेगी वो कॉस्ट लिख लेगी, मशीन की जो कॉस्ट है। और कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट भी देती है, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उतने अमाउंट से आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो भी इस वैल्यू में माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी कॉस्ट पड़ती है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू और माइनस कर देंगे टैक्स क्रेडिट, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ आ जाएगी, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल की कितनी कॉस्ट होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, मान लीजिए 5 लाख रुपए की जगह, चलिए मान लीजिए 5 लाख की मशीन थी, ठीक है। अब 5 लाख रुपए की मशीन पर, यानी कि मशीन पर, अब ये हमारा रियल है, रियल में हमारे को कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दे, प्लस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन होगा, और माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट, और माइनस कर देंगे जो माइनस हो रहा है, इसका मतलब एक तरीके से वो रिलीफ है, और जो प्लस हो रहा है एक तरीके से वो कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला जो पढ़ा, ये हमें पड़ेगा 5 लाख रुपए का, ये वाला ये हमने रियल लिख दिया है, चलिए नॉमिनल लिख दिया है, उसमें से मान लीजिए जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है मान लीजिए वो 4 लाख है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लाख हुआ, और जो डेप्रिसिएशन होगा मशीन का वो 2 लाख हुआ होगा, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो 3 लाख रुपए के बराबर आएगी। हमने सिंपल समझने के लिए मान लिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी रेंटल कॉस्ट को। अब रेंटल कॉस्ट को कई बार हम प्राइस के टर्म में लिखते हैं, तो इसको पी से डिवाइड कर देते हैं, सीपी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस है कैपिटल की, यानी कि कॉस्ट अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो उसको जैसे मान लीजिए अगर कॉस्ट है 5 लाख रुपए की और आपका जो प्राइस है कैपिटल गुड्स का वो भी 5 लाख रुपए, तो एक तरीके का रेशियो हो गया। और अगर मान लीजिए एमपीके, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो बड़ा है रेंटल कॉस्ट से, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो छोटा है आरसीसी, यानी कि रेंटल कॉस्ट से, तो प्रॉफिट करना जो है, जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और अगर दोनों बराबर है तो दोनों के दोनों प्रॉफिटेबल होंगे। तो बेसिकली बच्चों हमें ये समझना है कि जिस समय एमपीके और आर जो हमारा है जो हमारा है रेंटल कॉस्ट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इस केस में जो एक्चुअल स्टॉक है और जो डिजायर स्टॉक है वो बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक हमने जो समझा वो क्या समझना है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि कोई भी फर्म जब इन्वेस्टमेंट करती है तो इस बात को ध्यान में रखती है कि उसकी जो मार्जिनल कैपिटल है, यानी कि प्रोडक्टिव, यानी कि एक एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने से कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसके एक एक्स्ट्रा मशीन लगाने से कितनी कॉस्ट आ रही है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये जरूरी है बच्चों, एमपीके इक्वल टू जो हमारी है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी बता देता हूँ, इक्वेशन के थ्रू भी बता देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन ले ही ली है हमने, ठीक है। इक्वेशन क्या है, सी यानी कि कॉस्ट प्लस आई माइनस पाई ई, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया। यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दूसरी इक्वेशन है, कोई भी बोल सकते हो आप, नॉर्मली हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब टीसी का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट मिलता है उसको हमने माइनस कर दिया, तो इसको यूज़ नहीं कर रहे बच्चों हम, ठीक है। अब देखिए कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन को हमने यूज़ किया इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये आपको पता होगा। वाई का मतलब यहाँ पे आउटपुट है,
ठीक है। ए का मतलब एफिशिएंसी पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट पैरामीटर है और ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। के का मतलब कैपिटल से है, ठीक है। एल का मतलब लेबर से है। पाई का मतलब है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, यानी कि जो कैपिटल है प्रोडक्शन करने में कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इसको शो करता है। तो अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा की, यानी कि के टर्म में। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यानी कि ये वाला हिस्सा आप आगे आ जाएगा, तो ये वाला आगे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिख जाएगा मतलब जो आपका पैरामीटर है पाई माइनस 1, ठीक है। इन्फिनिटी में से माइनस कर दिया, पाई में से माइनस कर दिया 1। तो जब 1 माइनस कर दोगे तो आपको कैसे लिखा जाएगा, इस इक्वेशन में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, तो हमने अब क्या किया है, इसको ऊपर और नीचे दोनों को के से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रूल आप बच्चों को पता होगा कि जब ये के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये हमने बचाएगा पूरा, यानी कि ए के अल्फा 1 तो माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो ऊपर वाला है, हाँ, और एल 1 माइनस अल्फा अपॉन में के। तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये तो y के बराबर ही है। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये y लिख दिया इसकी जगह पे, नीचे k है, ठीक है, अल्फा ये हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसका मतलब MPK किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो बराबर है किसके, अल्फा y माइनस के, इसके बराबर है। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारा MPK है और जैसा कि हम जानते हैं, हमने यहाँ पे बताया था कि यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यानी कि C अपॉन P बराबर होना चाहिए MPK के। ये जरूरी है बच्चों, तभी ये टर्मोलॉजी पूरी हो पाएगी। और इसका मतलब देखिए CP हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये हमारी जो रेंटल कॉस्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इन दोनों को बराबर करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये जो वैल्यू है ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू है जो कि यहाँ पे लिख ली थी, और ये वाली जो है बराबर जो हमने किया है ये हमारा है क्या, यूजर कॉस्ट। ओके बच्चों, तो इसको हम के टर्म में लेकर आएंगे, तो y अपॉन के लिख दिया, अल्फा इधर आ गया ये वाला, और उसके बाद हमने ये y को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला इस तरफ चला गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया एक तरीके से। तो ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही, ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे k अपॉन 1 इंटू अल्फा पी सी अपॉन वाई। तो बच्चों ये हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन हो गया जो कि इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने के लिए बनाया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो बच्चों ये क्या प्रूफ करना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे हमारा k इक्वल टू अल्फा पी अपॉन सी वाई, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाएगा और तो ये जो हमारा कैपिटल है डिजायर कैपिटल, यानी कि इसको हमने के स्टार से डिनोट कर दिया यहाँ पे हमने, तो ये डिजायर कैपिटल हो गया। तो इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगा या इनकम बढ़ जाएगा तो आपका जो डिजायर लेवल ऑफ कैपिटल है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी, सी बढ़ जाएगी, तो आपकी जो डिजायर कैपिटल है वो घट जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये समझना है कि आपकी जो अगर आपका मान लीजिए प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए जो कॉस्ट है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी तो आपकी जो यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से जो डिज़ायर स्टॉक है कैपिटल का वो घट जाएगा। तो बच्चों ये हमने अभी समझा, जो हमारा डायग्राम के इक्वेशन के थ्रू समझा। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको यही बात को डायग्राम के थ्रू बताएंगे। बेसिकली जो बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है और जो यूजर रेंटल कॉस्ट है वो डिटरमाइन करते हैं कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है इस पूरे के पूरे मॉडल के थ्रू। तो अगले वाली वीडियो में बच्चों हम डायग्राम के थ्रू आप बच्चों को पूरा समझा ही देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।